बरेली पहुंचे जाके तो हमारी बहन बरामदे में फर्श पे लेटी हुई थी, मरी पड़ी थी और सब लोग साइडों से अलग खड़े हुए थे। कोई हमारी बहन के पास में बैठा हुआ नहीं था। जो उनकी नंद थी माधुरी, वो बस माल जेवर उतारने में बिजी थी और ना किसी के आंख में एक आंसू का कतरा। कोई छोटी सी बात होती थी अपने नंद से कह देती थी कि वो ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, वो ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ आकर मेरे से रोज कहती थी कि बता मैं क्या करूँ, इतने परेशान है। रोज फोन कर देती थी, क्या करूँ, बहुत परेशान। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पूरा झूठ बोला था। पहले का जॉब है, फिर संविदा पे, अब ठेका पे आ गया था। अब ठेका से भी निकाल दिया। अब बेरोजगार कितनी खाली है, बिल्कुल समझ लो। 5 लाख रुपया और मांग रहे वो, 5-4 पहियन की गाड़ी मांग रहे। मैंने 12 लाख रुपया नगद दे दो। उन लोगों ने पता ना सामान लो, का करो का ना करो, सब पैसा नगद जी, सब नगद दिया था पैसा उनके लिए। अच्छा। फिर जब शादी होने के बाद में, शादी होने के दूसरे दिन से टॉर्चर करने लगे थे हमारी बहन को। यूपी की अगर हम बात करें या फिर बात करें पूरे भारत की, आए दिन तमाम ऐसे लोग हैं जो दहेज लोभी बनकर मासूम सी लड़कियों को गला घोट देते हैं या तो फिर उनको फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। एक सवाल ये है कि अगर आप खुद कमाना नहीं जानते हैं, खुद इतने सक्षम नहीं हैं, तो फिर शादी क्यों करते हैं? शादी करने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा घर आपका कोई भी लड़की का माँ बाप भर दे या फिर आपकी डिमांड पूरी कर दे। अरे भाई, अगर आप इतने ही सक्षम नहीं हैं तो फिर भिखारी क्यों नहीं बन जाते हैं? आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। किस तरीके से माँ बाप होते हैं लड़कियों के बच्चियों को बड़ा करते हैं, उनके सपनों को साकार करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किस लिए कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी एक अच्छे से जी ले। लेकिन कुछ ऐसे नुमाइंदे, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कीड़े समाज में रहकर लड़कियों को मौत के घाट उतार देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कब तक रुकेंगी ऐसी घटनाएं? एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों से पूरे भारत में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जवान लड़कियों को मारने के बाद किस तरीके से उनके माँ बाप को परेशानी में छोड़ जाते हैं? ये तो एक माँ बता सकती है जो 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसके बाद 22 साल तक बड़ा करती है और फिर दहेज के लोभी उसको मौत के घाट उतार देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूजा की। फैजुल्लापुर की रहने वाली पूजा ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, देखने में भी ठीक ठाक सब कुछ है। हैसियत के मुताबिक पूजा के घर वालों ने दान दहेज दिया, लेकिन क्या मिला? हाथों की मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही बता दें आपको, पूजा के ससुराल वालों ने, सास ससुर ने, यानी कि उसके दूल्हा ने, तमाम लोगों ने पूजा को मौत के घाट उतार दिया। बात यहीं तक रही न कि उसको दहेज के लिए परेशान करते थे, आए दिन पैसे की डिमांड करते थे, कार मांगते थे। पूजा के माँ बाप कहते थे कि हमसे जितना हो सका उतना हमने किया, अब हमारे पास नहीं है, कर्जमंद हो गए, हम इतना नहीं कमा सकते कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते रहें। एक सवाल ये है, तो मारने की क्या ज़रूरत थी? आपको अधिकार नहीं है किसी की ज़िंदगी लेने का, लेकिन आखिर कब तक इन लोगों पर कानूनी शिकंजा होगा? ये लोग एक वायरस की तरह हो गए हैं, दहेज मांगने वाले। मैं बता दूं आपको, हमारी बहन बहनोई हैं, पूजा की माँ है ये, आप देख सकते हैं। ये 3 से 4 दिन हो गए, अभी आप बताएंगी, पूरी बात बताएंगी। 3 से 4 दिन हो गए हैं। मैं बता दूं आपको, रो रो कर बुरा हाल है। ये पूजा के भाई हैं, पूजा की सिस्टर हैं। ये आप देख सकते हैं इस घर का माहौल कैसा है। जवान बेटी हाथों से चली गई। अरे यही दिन देखने के लिए उस बेटी को बड़ा नहीं किया था। क्या पूरी बात थी? बता दें आपको कि पूजा की शादी 21 नवंबर 2021 को की थी। 21 नवंबर 2021 को पूजा की शादी की थी। अभी वक्त भी नहीं, मैं बता दूं आपको, ज़्यादा गुजरा था कि आज भी मेहंदी का रंग सुर्ख है। अरे कोई वक्त भी तो नहीं हुआ था। डिमांड पे डिमांड। पूजा कॉल करके बताती थी कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। लेकिन लड़की के माँ बाप नहीं चाहते कि उसके ससुराल में जाकर अपनी लड़की का पल्ला भारी करें या फिर उसको डांटे फटकारे, बस समझा सकते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उसको इस तरीके से मार दिया जाएगा। हम पूजा की माँ से बात कर रहे हैं, बताएंगी वो कैसे करके इनको खबर मिली थी। जब वे लोग मार रहे लड़की को, तो उसने हमारे पास फ़ोन किया, मेरी लड़की ने, कि मम्मी ये लोग मार रहे हैं। तो हमने कि बेटा हम बहुत दूर है, शाहजहानपुर है, हमने कही हम शाम तक आ जाएंगे। तो हम घर पर आए के मैंने लड़की से बात करी, तो बोली मम्मी तुम सवेरे आ जाइयो। मैंने कही बेटा हम सवेरे आ जाएंगे। बोली हमें लिवाए ले जाइयो। हमने कही बेटा लिवाए के ना लावेंगे, समझाए आवेंगे उन लोगन को, तुम हमारे सामने बताइए सब बातें, हम सब समझा देंगे उन्हों को, तुम्हों को। तो बोली मम्मी तो हमें 25 तारीख को बुला लियो, भैया को भेज दियो। तो हमने कहीं बुला लेंगे बेटा। बोली मम्मी हमारे ताए सब चीज़ ले आइयो खाने के लिए। मेरी लड़की सब चीज़ 3 दिन से भूखी ही,
मैंने के बेटा चाय पी लो बना के। बोली मम्मी लोगन सब ने पी ली, हमसे ना कही थी, हमने गुस्सा में ना पी। मैंने के बेटा रहने दो, हम सवेरे आ जाएंगे। बाद में फ़ोन मेरी लड़की को 1 घंटा बाद फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। मेरी लड़की को फ़ोन हम लगाते रहे, हम आए के बैठे फ़ोन लगाते रहे, स्विच ऑफ जा रहो। तो उसके पापा ने कही कि चलो घर के अभी चल रहे हैं, फ़ोन फिर ना लगो। बाद में नंद ने 1 घंटा बाद फ़ोन करो मेरे घर पर, तो हम रिठौरा पहुँच गए। मेरी छोटी लड़की के पास फ़ोन करो कि तुम्हारी बहन मरी पड़ी है, तू क्या कर रही घर पर। तो मेरी लड़की ने हमारे पास फ़ोन करो, मेरा लड़का साथ में हो, मेरे पति साथ में है। तो लड़की ने कही मम्मी पूजा तो मर गई है। हाँ मम्मी, हाँ तो हमने कही लो तुम आ जाओ। हम गए हुआ, मेरी लड़की घर पर हुआ लेटी थी फर्श पर खाली धरती में। हाँ उनकी बहुत मांग थी मम्मी, हाँ दैया जेवर मेरे सामने लिकारो। हमने कुछ ना कही, नंद ने नंदोइयो घर पे मिलो, हमें सब लोग घर पे मिले, दूर खड़े हैं, कौन हमें ना छुपाओ, सब मेरा बेटा रोए रहो। जाए के हमने कुछ ना कही, सब जेवर निकाल लो मेरे सामने, यहाँ को पैरे ही सब होनुक पैरे ही, हमें कोई चीज़ ना दी। बाद में हम लोग चले आए लाश लेके। हाँ दैया फिर कुछ ना। अच्छा, क्यों परेशान करते थे, क्या बात थी? आपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, फिर किस चीज़ की डिमांड करते थे? 5 लाख रुपया और मांग रहे वो, 5-4 पहियन की गाड़ी मांग रहे। मैंने 12 लाख रुपया नगद दे दो। उन लोगों ने पता ना सामान लो, का करो का ना करो, सब पैसा नगद जी, सब नगद दिया था पैसा उनके लिए। अच्छा। फिर जब शादी होने के बाद में, शादी होने के दूसरे दिन से टॉर्चर करने लगे थे हमारी बहन को। वो कॉल पे तो नहीं बताती थी हमें कि सब लोग थे वहाँ पे, तो घर पे आती थी तब हमसे कहती थी, मतलब ज़्यादातर मुझसे ही बताती थी कि भाई ऐसी ऐसी बात है और तू मतलब पापा से कुछ अलग तरीके से कहना, वरना वो भी टेंशन करेंगे। मतलब खुल के उसने जो कहा था 5 लाख रुपए और 1 कार चाहिए हमारे लिए, हमारी बहन से कहते थे, वो हमें बताती थी घर पे आ गए। और कहते थे उनकी नंदोई कहते थे, उन्हें तो कार चलाना भी ना आती, उनकी नंदोई कहते थे। नरेंद्र और जो उनकी नंद हमारी बहन की माधुरी, ये 2 सबसे ज़्यादा मेन थे। ये कहते थे उनसे, वो हमारी बहन से कहते थे सबसे ज़्यादा। उसके पापा थे नहीं, सब कार गई थी उनके नंदोई पे, नंद पे सारी डिमांड। उन्होंने कहा होटल में शादी करेंगे, तो हमने होटल में शादी करी। पूजा के जो हस्बैंड थे तो वो कहीं ना कहीं तक ठीक थे क्या, या वो दहेज को लेकर वो भी परेशान करते थे? बोला कि हम क्या कहते हैं एयरफोर्स में काम करते हैं, एयरफोर्स में जॉब करते हैं, लेकिन वो भी गलत था। अच्छा, ये बताया एयरफोर्स में जॉब करते हैं। शादी से पहले शादी की बात चली थी, तो मतलब उनके नंदोई ने, नंद ने, उनने खुद कहा था जब हम देखने गए थे, लड़का एयरफोर्स में जॉब करता है। रिश्ता पक्का हुआ, उसके बाद में फिर थोड़ी बात आगे बढ़ी, फिर उन्होंने कहा संविदा पे है लड़का। अच्छा। ठीक है, अब जाके वो खुला है कि ठेके पे काम करता था वो। यहाँ पे उन्होंने पूरा झूठ बोला था, पहले का जॉब है, फिर संविदा पे, अब ठेका पे आ गया था। अब ठेका से भी निकाल दिया, अब बेरोजगार कितनी खाली है बिल्कुल समझ लो। अच्छा, तो दहेज को लेकर जो नंद और नंदोई थे ये ज्यादा परेशान करते थे। ज़्यादा थे। कोई छोटी सी बात होती थी अपने नंद से कह देती थी कि वो ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, वो ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ आकर मेरे से रोज कहती थी कि बता मैं क्या करूँ, इतनी परेशान है, रोज फोन करती थी, क्या करूँ, बहुत परेशान। अच्छा, तो ये फिर कब की घटना है, ये कौन सी तारीख की है? ये 17 तारीख की शाम को, शाम में। हाँ। अच्छा, इससे पहले कई बार और फोन किया पूजा ने, बताती थी कि मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। सुबह जब 17 तारीख की सुबह को वो 11 बजे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मम्मी पापा घर पे थे नहीं, मैं अकेला भाई हूँ उसका। तो उसने मुझे फ़ोन करा कि भाई तू मुझे लेने आ जा, रो भी रही थी। तो मैंने कहा बात बताओ, बात क्या है? तो बोली बस तू लेने आ जा मेरे लिए। तो मैंने कहा बात तो बताओ। तो बोली कोई बात नहीं, तू बस लेने आ जा। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर पापा ने तुरंत मुझे कॉल की, बोला तू जाएगा? मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, वो बहुत परेशान है। पापा बोला मैं अभी बात कर रहा हूँ, और मैंने कह दिया उससे कि हम लोग अगर शाम को जल्दी आ गए तो शाम को बरेली आ जाएंगे, अगर जल्दी ना आ पाए तो हम सुबह को आ जाएंगे। फिर पापा शाम को आए थे घर पे, फिर लेट हो गए तो पापा ने दीदी से बात की, बोला तुम टेंशन ना लो, हम आ जाएंगे घर पे, समझा देंगे सब लोगों को, सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद में पापा के बात करने के बाद में बहन को मैंने अपने आधे घंटे बाद फ़ोन लगाया था। उससे पहले कॉल आई थी, कॉल आने के बाद में मैंने 5 मिनट बाद कॉल लगाई अपनी बहन को। उसका फ़ोन फिर रिसीव ही नहीं हुआ। मैंने बहुत कॉलें लगाई, उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। जो उनके हस्बैंड थे राहुल, उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। जो उनके नंदोई थे, नरेंद्र, नंदतीन, माधुरी, उनकी माँ थी, मतलब इन सब लोगों को फ़ोन लगा रहे थे, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया हमारा। हम परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। परेशान होने के बाद में हमने, पापा ने फिर सोचा चलो बरेली चलें। फिर हम बरेली गए थे, हम, हमारी माँ, हमारे पापा, एक चाचा हैं। रास्ते भर फ़ोन लगाते गए, किसी व्यक्ति ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया।
सबको फ़ोन लगाते रहे। फिर हम जब रिठौरा पहुँचे, रिठौरा पहुँचने के बाद में मतलब हमारी बहन का फ़ोन किसी ने उठाया था, एक व्यक्ति ने। तो हमने पूछा हमारी बहन कहाँ है, तो बोले वो तुम 5 मिनट रुको। इतना कह के उनने कॉल कट कर दी थी। बल्कि हमें ये नहीं पता था वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें तो ये पता था हमारी बहन मतलब लड़ाई है, सब मतलब सही होगा, वहाँ पे लड़ाई तो हुई है, कुछ ना हुआ होगा, इतना पता था। फिर हम जब बरेली पहुँचे जाके तो हमारी बहन बरामदे में फ़र्श पे लेटी हुई थी, मरी पड़ी थी। और सब लोग साइडों से अलग खड़े हुए थे, कोई हमारी बहन के पास में बैठा हुआ नहीं था। जो उनकी नंद थी माधुरी, वो बस माल जेवर उतारने में बिजी थी और ना किसी के आँख में एक आंसू का कतरा भी नहीं था। वो सब गले की चैन, मंगलसूत्र, कानों के कुंडल, 3 अंगूठी थी, सब कुछ था समझ लो। सब कुछ उन्होंने उतार लिया। वो उतार के वह अलग साइड से जाके खड़ी होगी। उन्हें हमारी बहन से कोई मतलब नहीं था, ये समझ लो। जो हुआ था वहाँ पे हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी बहन वहाँ पे मरी पड़ी। हम तो बस देखने जा रहे थे क्या बात है, फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है, क्या बात है क्या नहीं है। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था हमारा, हमें क्या पता वहाँ पे। अच्छा, कितनी उम्र होगी पूजा की और पढ़ाई वढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई हमारी बहन जब शादी से पहले यहाँ नवाबगंज इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी वो। अच्छा। हाँ, उनकी उम्र है 23-24 साल उम्र है उनकी। अच्छा। हाँ, पढ़ाई में उन्हें बीएड कर रही थी वो मेरठ से। तो शादी के मुताबिक अगर मैं बात करूँ, उस वक्त आपने कितना रुपया खर्च कर दिया था शादी को लेकर? हमने पैसा सब मतलब नगद ही दिया था। 12 लाख रुपए की शादी थी जो, बस सब नगद दिया था। जो उनका नरेंद्र बहनोई था ना, वो ही अपने घर पे बुलाता था, वही सब कुछ पैसे हम उनको ही देते थे, सब कुछ हाँ वही थे उनके लिए। अच्छा, शादी से पहले इन लोगों को कोई मांग वगैरह थी क्या? शादी से बगैर मतलब जब शादी तय हुई थी तो इन्हें यही कहा था हम मतलब इतनी तक की शादी करेंगे और तुम इतना खर्च कर दोगे। हमने कहा चलो ठीक है, हम इतना खर्च कर देंगे। बोले हमें सब पैसा ही चाहिए। हमने कहा ठीक है, तुम पैसा ही लेना। तो वो नरेंद्र थे, वो अपने ही घर पे बुलाते थे पैसा के लिए कि पैसा लेके आना, तो हमारे ही घर पे आना तुम लेने के लिए। हाँ, बस हम और पापा उनके ही घर पे जाते थे। वो महानगर में रहते हैं नरेंद्र। अच्छा, जहाँ शादी की है कौन सी जगह बरेली की? वो है ना, वो मतलब जिस बारात होटल में शादी की है, तो वो होटल का नाम क्या है, महावीर होटल में शादी की थी। और जहाँ ससुराल है इनकी वो कौन सी जगह है? वो करमपुर से आगे है, अमर शहीद अनिल गेट, एयरफोर्स के बराबर में, वहीं पे उनका घर है। अच्छा। हाँ, तो तहरीर दी है, पुलिस को बता दिया है कौन कौन गुनहगार हैं इसमें? हाँ, तहरीर दे दी है। जो राहुल था हस्बैंड, उन्हें तो मतलब गिरफ्त में ले लिया है और बाकी जो लोग फरार हैं, पुलिस भी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है इसमें। अच्छा। हाँ, वो फरार हैं लेकिन पुलिस को ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, आज आपकी बहन है, कल मेरी बहन हो सकती है। आए दिन किसी ना किसी की बेटी, किसी की बहन इस तरीके से बलि चढ़ जाती है दहेज लोभियों के। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? हम तो बस सीधे फांसी हो इनके लिए, कोई सुनवाई नहीं हो इनकी, सीधे फांसी हो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे लिए। हमें जब ही न्याय मिलेगा इन लोगों की फांसी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस फांसी हो जाए इनकी। हाँ, फैसला में हम पैसा भर दें, जो कर दें वो कर दें, हमें कुछ ना चाहिए। नंदोई की फांसी चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। या वो अपनी लड़की की फांसी हमारे सामने लगा दे तो हम कुछ ना लेंगे। उसकी लड़की है नंद की एक, वो हमारे सामने फांसी लगा दे, हमें कुछ ना चाहिए। हमें जैसे हमारी लड़की को मार डालो वैसे वो अपनी लड़की को मार दे, हमें कुछ ना चाहिए। हमारे चचेरा तैरा इस लड़की की कोई बच्चा पावर नहीं खा रहा। उस लड़की को इतना सब सोच है कि लड़की थोड़ा मुझे ना पता उसको कहाँ से दिमाग दे दी। सब जो छोटे छोटे बच्चा है, लड़की है, समझो तुम्हारे सामने अब गिर गई है लड़की। परिवार में इतनी लड़की है, इतने भैया बंद है, कोई उसकी तरह नहीं है। कौन से दिन गई थी? दिन मंगल के दिन गई थी यहाँ से। अच्छा। शुक्रवार दिन का शुक्रवार वो लेके गए थे राहुल? वो लेने आए थे, दिन के दिन आए थे, लेके चले गए थे। अच्छा। आज 21 तारीख है, आज के ही दिन शादी थी, पूरा 1 महीना हो गया शादी को। आज के दिन शादी थी हमारी बहन की। तो बता दें आपको कि 1 महीना पूरा आज हो गया। 1 महीने में बताइए इस तरीके से दहेज मांगना, कार मांगना, ये कहाँ तक ठीक है? अगर आपको दहेज ही चाहिए था तो पहले डील कर लेते। डील के मुताबिक आपको 12 लाख रुपए कैश दे दिया था। मोटी रकम होती है एक नॉर्मल फैमिली के लिए, कहाँ से ला के दे। लेकिन क्या करें, ये सामाजिक रस्में हैं, माँ बाप इनको निभाते हैं कि लड़कियों की शादी भी करना है, लड़की पराया धन होती हैं। लेकिन ये थोड़ी नहीं पता था कि अगर कहीं पर भी शादी कर दी जाएगी तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर किसी तरीके की कोई बात थी, विवाद था, तो आप उसकी जानकारी घर वालों को दें, नहीं रखना है तो छोड़ दें। लेकिन क्या होता है, फैसला ससुराल के लोग खुद कर लेते हैं। कानून से डर नहीं है। मैं बता दूं आपको, आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बताइए, पहले 1 महीने के अंदर लड़की को मार दिया गया। जी, थे वो नहीं चाह रहे थे कि शादी हो, उन्होंने इसीलिए ज़्यादा डिमांड की कि ये शादी नहीं कर पाए। नहीं, वो क्यों नहीं चाह रहे थे शादी हो?
कि इनकी औकात ना है ना रुपए देने की, कि इसलिए शादी नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने इतने रुपए मांगे, 12 लाख की 12 लाख रुपए दो। हाँ, तो हर चीज़ की डिमांड रखते। जब शादी तय हो गई तो वो उनने मतलब डिमांडें अपनी और बढ़ा दी। फिर हमने कहा पापा शादी तो तय हो गई, अब तो करना ही है, वरना समाज क्या कहेगा कि शादी टूट गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हर चीज़ मांगते थे, यहाँ तक कि हमने कहा हमारे नवाबगंज में भी बारात घर हैं तो नवाबगंज में कर लेना। बोला ना हम बरेली होटल में करेंगे। हमने कहा बरेली होटल छोड़ो, तुम बरेली बारात घर में कर लेना। बोले ना हमें करना है तो होटल में ही करना है। वो ये चाह रहे थे कि ये होटल में नहीं कर पाएंगे शादी, रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन हमने तब भी होटल में ही शादी करी हमने। अच्छा, हाँ। उसका कहते थे रिलेशन में कि उसकी औकात का है, देखूंगा क्या दे देगा, उसका नंदू ही कहता था। सब मेरे परिवार रहेगा, सब मेरे रिश्तेदार रहेगा। देखिए नंद और नंदोई, अरे भाई नंद अपने घर की थी, क्या जरूरत थी, एक प्यारी सी भाभी मिल गई, हैसियत के मुताबिक तुम्हें इतना दान दहेज देकर, इतना कैश देकर विदा कर दिया था घर वालों ने लड़की को अपने, फिर भी ख्वाहिशें भरी रही। इस तरीके की घटनाएं बहुत होती हैं जहां पर नंद इन्वॉल्व होती है। अपने घर रहो, सुकून से रहो, क्या जरूरत है एक हंसती खेलती जिंदगी में आकर जहर घोलने की। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन लोगों को फांसी हो। बात सही है घर वालों की, क्यों नहीं हो। अरे जब आपकी बेटी को इस तरीके से परेशान किया जाएगा, उसको मौत के घाट उतारा जाएगा, उसका गला दबाया जाएगा, उसको जहर दिया जाएगा, तो आपको एहसास होगा कि दर्द क्या होता है, एक माँ होने का दर्द क्या होता है, एक बहन होने का दर्द क्या होता है। आप आए दिन इस तरीके की घटनाएं देख सकते हैं, लेकिन अंकुश नहीं लग पा रहा है, रोक नहीं लग पा रही है। तमाम ऐसी जगह पर यही चीजें चलती हैं कि दहेज को लेकर मार दिया, दहेज को लेकर मार दिया। आखिर क्या है दहेज, कैसी लोगों ने अपनी मानसिकता कर रखी है, मैं तो ये कहना चाहता हूं। अगर कोई भी दहेज लोभी इस तरीके से दहेज मांगे तो सबसे पहले पकड़कर साले को पीट लेना चाहिए। अरे ये मेरे समझ में नहीं आता है कि जब देखो बस दहेज को लेकर परेशान करना। अरे भैया जितना होगा जिसको उतना देगा, कौन नहीं चाहता है कि अपनी लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा देकर विदा करें। लेकिन फिर भी वही बात वही सवाल, दहेज लेकर नहीं आई, कार लेकर नहीं आई, भिखारी हो क्या? अगर भिखारी हो तो ठीक है, कटोरा लेकर भीख मांग लो, लेकिन आप किसी की जवान बेटी को मार दोगे, ये अधिकार किसने दिया है आपको? आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं। मैं कहना चाहता हूं गवर्नमेंट से और अधिकारियों से, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कड़ी से कड़ी सजा उन दोषियों को मिलनी चाहिए कि आगे फिर कोई बेटी इस तरीके से दहेज का शिकार ना बन जाए, इस तरीके से माँ कोई परेशान ना हो। आप देख सकते हैं घर में खाना नहीं खाया इन लोगों ने, सिर्फ एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बेटी तो इनकी चली गई है, इनकी बहन चली गई है, लेकिन ये लोग परेशान हैं कि क्या उन लोगों के खिलाफ अब कोई पुलिस एक्शन लेगी, क्या उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल पाएगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा देने के बाद उन लोगों के भी कान खुल जाएँ। तो दहेज को लेकर परेशान करते हैं, दहेज मांगते हैं। अरे जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगे तब आपको एहसास होगा बेटी है किसी की, कोई खिलौना नहीं है कि आप गए मेले से खरीद लाए और बच्चों ने आपके तोड़ दिया। फिलहाल पूजा तो चली गई, आप स्क्रीन पर पूजा को देख भी रहे हैं, किस तरीके से शादी की ये पिक है, कितना हसीन माहौल था उस वक्त। और बताइए 1 महीने के अंदर ही इन दहेज लोभियों ने पूजा को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अब सब लोग फरार हैं, लेकिन इन लोगों की बस एक यही गुजारिश है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये वायरस जो आज के टाइम में घुला है लोगों के मन में, इस वायरस को कैसे न कैसे खत्म किया जाए। वो चाहे मैं हूं या कोई भी हो, दहेज का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। अरे ये सोचना चाहिए उन लोगों को 20-22 साल तक किस तरीके से बच्ची को बड़ा करते हैं, को किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे करके उनकी शिक्षा दिलाते हैं, उसके बाद उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज देकर पैसे देकर उसको विदा करते हैं। और फैसला ससुराल के लोग ऐसे ले लेते हैं जैसे कि इन्होंने बना के उसको रखा है, मिट्टी का कोई खिलौना है, जब चाहा उसको तोड़ दिया। और सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि दहेज लोभियों के खिलाफ कोई कड़ा से कड़ा कानून लेकर आए। जो लोग दहेज मांगते हैं उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए, मारकर तोड़कर सजा देकर कि दहेज मांगना कहाँ तक ठीक है। दहेज मांग रहे हैं लेकिन आप इस तरीके से किसी की ज़िंदगी को कुर्बान कर देंगे, किसी की ज़िंदगी को छीन लेंगे, ये आपको अधिकार नहीं है। अगर आपका लड़का कमाने लायक नहीं है, पैसा नहीं कमा सकता है, तो आप उसकी शादी मत करें, उसको कटोरा लेकर रोड पर रखें, भीख मांगेगा वो, पैर हाथ तोड़ दें, विकलांग कर दें उसको, तब ठीक रहेगा। लेकिन ऐसे किसी को परेशान ना किया जाए, ऐसे किसी की मासूम बेटी को, जवान बेटी को मौत के घाट ना उतारा जाए। मेरे दर्द को अगर आप लोग समझ रहे हैं, पूजा के घर वालों की फीलिंग को सोच रहे हैं, आज पूजा है,
कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। आए दिन कोई ना कोई इस तरीके से शिकार हो रहा है दहेज लोभियों का। तो इस पर रोक लग जाए, दहेज के नाम पर इस तरीके से परेशान करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए और इनको एहसास दिलाएं कि मौत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझकर आप लोग उसको ले लेते हैं, छीन लेते हैं। पूजा के घर वालों को इंसाफ मिले और कोई और पूजा इस तरीके से दहेज लोभियों का शिकार ना हो। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।